किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आवाज़ अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, आवाज़ अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात अच्छी हो तो अनेकों लोग सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है पूस की रात। तो आज हम आपको एक एक करके पूस की रात से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर जिन भाई बंधुओं के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड HND 201 है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पूस की रात जो कहानी है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी जुड़ी जानकारियां हैं उन सबको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चार्ट से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है, और एक एक करके आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस एक साथ तैयारी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो हिंदी का पेपर फर्स्ट है उसका कोर्स कोड क्या है। तो कोर्स कोड है HND 201। इसमें एक आपको कहानी पढ़ने को मिलेगा, पूस की रात। बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं उनका मूल नाम क्या है, मतलब कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है। तो मूल नाम क्या हो जाएगा? नवाब राय। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या हो जाएगा? नवाब राय। दूसरा पॉइंट आता है, इनकी प्रथम कहानी कौन सी है। मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो प्रथम कहानी है, उन्होंने अनेकों कहानियाँ लिखी हैं। लगभग अपने जीवन काल में 300 कहानियाँ लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ दर्शाए भी हैं, संपूर्ण कहानियों की संख्या कितनी है? 300। तो 300 कहानियों में से उनका जो प्रथम कहानी है वह क्या है? इसके दुनिया व हुब्बे वतन। के दुनिया व हुब्बे वतन नाम का जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो प्रथम कहानी है। अगला पॉइंट आता है कि उन्होंने 300 कहानियाँ जो लिखे हैं, उन 300 में से कुछ कहानियाँ जो प्रमुख हैं, ज़्यादा फेमस हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख कहानी के रूप में नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन, ईदगाह, सदगति, ये सब जो कहानियाँ हैं ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए हम आपको क्या बताएं, प्रमुख कहानी के रूप में नमक का दरोगा हो जाएगा, बूढ़ी काकी हो जाएगा, शतरंज के खिलाड़ी हो जाएगा, पूस की रात हो जाएगा, कफन, ईदगाह, सदगति, इस तरह की जो भी कहानियाँ हैं वे क्या हैं? प्रचलित हैं, ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सब तो हो गया आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो बेसिक जानकारी है, उसको हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेमचंद्र जी का जो कहानी होता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। मतलब कि मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कहानियां लिखते हैं, आखिर लोगों के बीच इतना चर्चा में क्यों रहता है, लोग उनके कहानियों को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो जिस प्रकार से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ विशेषता होता है, हर टीचर का कुछ न कुछ समझाने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका से सब टीचर लोग समझाते हैं। कुछ का लिखवाने का तरीका बेटर होता है, कुछ का समझाने का तरीका बेटर होता है, कुछ का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा होता है। हर टीचर का अपना कुछ न कुछ विशेषता होता है। जैसे हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। हमारे जैसे न जाने कितने टीचर से आप पढ़े होंगे, हर टीचर लोगों का अपना अलग अलग विशेषता होता है। ठीक वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं यही एक लेखक हैं और यही एक कहानी लिखते हैं। बहुत ऐसे लेखक लोग हैं जो कहानी लिखते हैं। तो हर लेखक का अपना अलग अलग विशेषता होता है, हर लेखक का अपना अलग अलग कहानी लिखने का तरीका होता है। तो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कहानी लिखते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। जिस प्रकार से हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वह
अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग ज़रूर है, तभी आप हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर हम भी और टीचर लोगों की तरह वीडियो बनाना शुरू कर दें तो आपके पढ़ने में रुचि बहुत कम आएगी, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप बहुत सारा मेरा वीडियो देखे भी होंगे, जिससे आपको पता चल गया हो। ज़्यादातर हमारा जो टॉपिक होता है वह चार्ट पर ही आधारित होता है, क्योंकि चार्ट से क्या होता है कि समय बच जाता है, जगह बच जाता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ तैयार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वे कहानियाँ लिखते हैं, तो उनके कहानी का कुछ न कुछ विशेषता होता है, तभी जाके लोग उनके कहानी को पढ़ने में इतना रुचि देते हैं। तो आज हम उन सभी विशेषताओं को एक एक करके पॉइंट वाइज करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषता होती है कि लोग उनके कहानियों को इतना मन से पढ़ते हैं, इतना लगन के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला विशेषता की अगर हम बात करें, मानव जीवन के स्वाभाविक चित्रण, मतलब कि वे जो भी कहानियाँ लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि मानव जीवन के स्वाभाविक चित्रण करते हैं। मानव जीवन का मतलब होता है कि अपने अगल बगल के जो भी अपने अगल बगल के स्थिति को देखते हैं, अपने समाज के लोगों को देखते हैं, मानव को देखते हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा है, गांव के लोगों का जीवन चरित्र कैसा है, शहर के लोगों का जीवन चरित्र कैसा है, इसको दोनों को सामंजस्य को बैठा के तब जाके अपने कहानी को लिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके कहानी को अधिक पसंद करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मानव जीवन के स्वाभाविक चित्रण, मतलब कि गांव के लोग हैं तो उनके हिसाब से कहानी लिखेंगे, शहर के जो लोग हैं उनके हिसाब से कहानी लिखेंगे, दोनों की तुलना करना होगा तो एक अच्छे तरीक़ा से उनकी तुलना करेंगे। तो इस तरह से मानव जीवन के जो स्वाभाविक चित्रण है उसको ध्यान में रखते हुए कहानी ये लिखते हैं, तब जाके लोग इनके कहानी को मन से पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय। आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय, इसका अर्थ हुआ मानव की जो आदर्शता है और यथार्थता है उसको दोनों में समन्वय बैठाकर, मतलब दोनों के तालबद्ध संतुलन बनाकर, बुराई कर रहे हैं तो दोनों का बुराई बताएंगे, अच्छाई कर रहे हैं तो दोनों का अच्छाई बताएंगे, दोनों के बीच तुलना करते हैं, दोनों के बीच समन्वय बैठाते हैं, तब जाके कहानी लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक अनुभूति। इसका मतलब हुआ कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वे देखते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है, शहर का जीवन कैसा होता है, जो लोग गांव के बीच रहते हैं उनका रहन सहन क्या है, उनका स्वभाव कैसा होता है, इनका स्वभाव शहर के लोगों से किस प्रकार से भिन्न होता है, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक अनुभूति। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि ये एक विज्ञान का ही पार्ट है, जिसमें बिना कुछ बताए उनके शरीर की बनावट, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के आदमी को समझ जाना चाहिए कि इसके मन में क्या चल रहा है, या यह व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, यह खुशहाल है या कष्ट में है या दुख में है, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। तो वे अपने कहानी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि गांव के जीवन कैसा है, शहर का जीवन कैसा है, उस दोनों को सामंजस्य बैठा के तब जाके कहानी लिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध। वे अपने कहानी में इस बात को भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध एक दूसरे से कैसा है। इसका मतलब कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, तो गांव में अगर अगल बगल लोग नहीं बसेंगे, अगल बगल लोग नहीं रहेंगे, तो वे एक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज का निर्माण तभी होगा जब व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक साथ रहने का प्रयास करेंगे। जब एक साथ व्यक्ति रहेंगे तब जाके एक समाज बनेगा। उसके बाद से उसमें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाएगा। जैसे एक पूंजीपति वर्ग, जो पैसा वाला लोग हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका अलग वर्ग बनेगा। तो इस तरह से ये काम तभी संभव है जब व्यक्ति और समाज के बीच अटूट संबंध रहेगा। इसका मतलब कि एगो आदमी यहाँ पे है, एगो आदमी को भेज दीजिए पटना कि आप अपना पटना घर बनवा लीजिए, एगो को भेज दीजिए लखनऊ कि आप लखनऊ घर बनवाइए, एगो को भेज दीजिए आप गोरखपुर घर बनवाइए। तो इससे समाज डेवलप नहीं हो पाएगा। कब डेवलप होगा? जब समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में नज़दीकी बनाएंगे, आपस में एक साथ मिलकर रहेंगे, तब जाके समाज का विकास होगा, उसमें विभाजित किया जाएगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने कहानी का वर्णन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी अपना कहानी को विस्तार पूर्वक लिखते हैं। अगर हम पांचवा पॉइंट की बात करें तो सर्वहारा और पूंजीपतियों का द्वंद्व।
वे अपने कहानी में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पूंजीपति जो वर्ग होते हैं या सर्वहारा जो वर्ग होते हैं वे अपने से छोटे वर्ग के लोगों का किस तरह से शोषण करते हैं, पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वे मजदूर वर्ग का किस तरह से शोषण करते हैं, उनके रहन सहन को कैसे वे प्रभावित करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, पूंजीपति वर्ग की दिनचर्या कैसी है, सर्वहारा वर्ग की दिनचर्या कैसी है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी दिनचर्या कैसी है। तो इस तरह से उन दोनों का संबंध आपस में देखते हैं, आपस में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग में डिफरेंस को देखते हैं, अंतर को समझते हैं, उसके बाद से कहानी में उसका जिक्र करते हैं, कहानी में उसका वर्णन करते हैं, तब जाके लोगों को कहानी बढ़िया से समझ में आता है और उस कहानी को पढ़ने में रुचि लेते हैं। इस तरह से पाँच पॉइंट के रूप में हमने मुंशी प्रेमचंद्र के जो भी कहानियों की विशेषताएं हैं एक चार्ट के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।